नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। अमेरिकी शेयर बाजार में हड़कंप मच गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। इस खबर के बाद डाउ जोन्स करीब 879 अंक टूटा, S&P 500 में 2.7% की गिरावट आई और नैस्डैक करीब 3.5% लुढ़क गया। यानी अप्रैल के बाद बाजार के लिए ये सबसे बुरा दिन साबित हुआ। सिर्फ एक दिन में अमेरिकी बाजार से करीब 1.56 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू मिट गई। वजह ये डर कि अगर ट्रंप अपने वादे पर टिके रहे तो अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर फिर से भड़क सकता है, जिसने पहले भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दिया था। बीजिंग ने हाल ही में रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर सख्ती की है। अब किसी भी विदेशी कंपनी को अगर उनके प्रोडक्ट में 0.1% से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट है तो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इसी को लेकर ट्रंप और ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो चीन से आने वाले आयातों पर मैसिव इंक्रीज यानी भारी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स के कब्जे में नहीं रहना चाहिए। उनके इस बयान से मार्केट में घबराहट फैल गई, खासकर टेक और AI सेक्टर के शेयरों में। इनवीडिया करीब 5% टूटा, AMD 7.8% लुढ़का, जबकि रेयर अर्थ माइनिंग कंपनियों जैसे MP मटीरियल्स और USA रेयर अर्थ में तेजी आई। तेल बाजार पर भी असर दिखा। अमेरिकी क्रूड 4.2% और ब्रेंट ऑयल 3.8% गिर गया। निवेशक अब सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए गोल्ड 1.5% और सिल्वर 1.2% चढ़ गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ा तो आने वाले हफ्तों में मार्केट और गहरे गिर सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं, बल्कि वॉल स्ट्रीट के लिए एक चेतावनी संकेत है। अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। कई संघीय एजेंसियों में हजारों सरकारी कर्मचारियों की छटनी यानी ले ऑफ शुरू कर दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने साथ ही एक और बड़ा झटका दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और इलिनॉय जैसे डेमोक्रेटिक राज्यों में 28 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को रोकने का आदेश दिया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव अब समुद्री व्यापार तक पहुंच गया है। चीन ने 14 अक्टूबर से अमेरिकी जहाज़ों पर 400 युआन यानी करीब $56 प्रति नेट टन का चार्ज लगाने का ऐलान किया है। ये कदम अमेरिका की उस पॉलिसी के जवाब में आया है जिसमें वॉशिंगटन ने चीनी जहाज़ों पर $50 प्रति टन की पोर्ट फीस लगाने की घोषणा की थी। यानी अब मामला साफ साफ तू मैमे वाला बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। शिपिंग की लागत बढ़ेगी, कंपनियों के मुनाफे घटेंगे और कई प्रोडक्ट्स का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो दुनिया भर की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, जिससे तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स के दामों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। अब इंडियन मार्केट की बात करें, यहाँ माहौल बिल्कुल अलग रहा। हफ्ते के दौरान विदेशी निवेशकों ने करीब 3000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जबकि घरेलू निवेशक लगातार 25वें हफ्ते भी खरीदार रहे। सेंसेक्स इस हफ्ते 1.59% बढ़कर 82,500 पर पहुंचा और निफ्टी 1.57% की बढ़त के साथ 25,285 पर बंद हुआ। यानी अमेरिकी हलचल के बावजूद भारतीय बाजार मजबूती से टिका रहा। सेक्टर की बात करें तो निफ्टी कैपिटल मार्केट और IT इंडेक्स में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। दोनों में करीब 5% की बढ़त रही। इनके बाद हेल्थ केयर, रियल्टी, प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फार्मा इंडेक्स में भी अच्छी तेजी दिखी। सिर्फ मीडिया इंडेक्स में गिरावट रही, जो लगभग 3% नीचे बंद हुआ। कुल मिलाकर मिड कैप और लार्ज कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर रहे, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग फ्लैट रहा। अब अगर स्टॉक्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते कई स्मॉल कैप शेयरों ने धमाकेदार रिटर्न दिया। 10 से ज्यादा स्टॉक्स 15% से ऊपर चढ़े और 5 शेयर तो 20% से भी ज्यादा बढ़े। जिंदल फोटो का स्टॉक 41% से ज्यादा उछला। इंडोथाई सिक्योरिटीज में 23% की बढ़त आई और इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉर्पोरेशन और GM ब्रूअरीज दोनों 22% से ज्यादा ऊपर गए। स्काई गोल्ड में 20% से ज्यादा तेजी रही, जबकि इन्फीबीम एवेन्यूज, स्पाइस जेट, साउथ इंडियन बैंक, क्यूपिड, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और यात्रा ऑनलाइन ने भी 10% तक रिटर्न दिए।
अब बात करें वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की। कंपनी ने सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 117% बढ़कर 116.3 करोड़ रुपए हो गया, जबकि आय 47.7% बढ़कर 774.8 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल होकर 157.9 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 13.6% से बढ़कर 20.4% पर पहुंच गया। कंपनी की ऑर्डर बुक अब 3.48 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसे अगले 12 से 15 महीनों में पूरा किया जाएगा। इस तिमाही में कंपनी ने 1.25 गीगावाट के नए सोलर प्रोजेक्ट्स भी हासिल किए हैं। कंपनी ने महाराष्ट्र और राजस्थान में अपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सोलर प्लांट्स के लिए बड़े खर्च की मंजूरी दी है। शेयर की बात करें तो वारी रिन्यूएबल के स्टॉक में शुक्रवार को 1.5% की तेजी देखी गई और ये 1128 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल में स्टॉक में करीब 32% की तेजी आई है। रियल एस्टेट सेक्टर से भी एक बड़ी खबर आई है। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स को मुंबई के मलाड वेस्ट में 4 हाउसिंग सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित डेवलपमेंट वैल्यू करीब 800 करोड़ रुपए है और ये लगभग 1.65 एकड़ जमीन पर फैला होगा। कंपनी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनके महिंद्रा कोड नेम 64 प्रोजेक्ट के पास स्थित है और इससे कंपनी की इस मार्केट में मौजूदगी और मजबूत होगी। महिंद्रा लाइफ स्पेस का शेयर शुक्रवार को 3.5% बढ़कर 369 रुपए पर बंद हुआ। पिछले साल अक्टूबर में ये स्टॉक 491 रुपीस के हाई पर गया था और इस साल अप्रैल में 254 रुपीस के लो पर पहुंचा था। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले करीब 4% बढ़कर 685 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि रेवेन्यू में 15.5% की बढ़त के साथ ये 16,677 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% बढ़कर 1213 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन मार्जिन थोड़ा घटकर 7.28% पर आ गया, जो पहले 7.57% था। कंपनी का कहना है कि पहली छमाही में रेवेन्यू ग्रोथ 15.8% और मुनाफे में 3.5% की बढ़त दर्ज हुई है। इसका मतलब है कि बिक्री तो तेजी से बढ़ी है, लेकिन खर्चे भी थोड़ा बढ़े हैं। डी मार्ट के कारोबार में फूड सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 57% हो गई है, जबकि नॉन फूड FMCG सेगमेंट थोड़ा घटा है, यानी कंपनी अब ज्यादा फोकस फूड और बेसिक प्रोडक्ट्स पर कर रही है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने दूसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट जारी किया है। कंपनी ने 100.59% की कलेक्शन एफिशिएंसी दर्ज की है, जो उसके मजबूत कैश फ्लो और बेहतर वसूली को दिखाता है। कंपनी की सिस्टम अवेलेबिलिटी 99.6% रही, यानी उसके पावर नेटवर्क्स लगभग बिना किसी रुकावट के चले। ट्रांसमिशन नेटवर्क में इस तिमाही में 190 सर्किट किलोमीटर और जुड़े, जिससे कुल नेटवर्क 26,705 किलोमीटर तक पहुंच गया। कंपनी ने इस दौरान 4 नए प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं, जिनकी वैल्यू करीब 700 करोड़ रुपए और अतिरिक्त क्षमता 4000 MVA की है। इससे ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक अब 60,004 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉस सिर्फ 3.36% रहा, जबकि बिजली सप्लाई 99.99% भरोसेमंद रही, यानी लगभग बिना पावर कट। स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में भी कंपनी ने शानदार काम किया है। इस तिमाही में 18.36 लाख नए मीटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी वैल्यू 2,323 करोड़ रुपए है। अब कंपनी की स्मार्ट मीटरिंग ऑर्डर बुक 2.46 करोड़ मीटर तक पहुंच गई है, जिसकी संभावित वैल्यू करीब 29,519 करोड़ रुपए है। इस तिमाही में कंपनी ने 18.2 लाख नए मीटर लगाए और अब 1 करोड़ मीटर के लक्ष्य के करीब है। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, जो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करती है, ने सितंबर तिमाही में 40% की साल दर साल ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 225 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल 160 करोड़ थी। पिछली तिमाही में कंपनी ने 17.68 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था, जो पिछले साल के मुकाबले 100% से ज्यादा की बढ़त है, यानी कंपनी की ऑर्डर और प्रॉफिट दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर हाल में 8% फिसले जरूर हैं, लेकिन पिछले एक महीने में अब भी 6.5% ऊपर है। बिजनेस अपडेट के बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। NDTV ने अपने राइट्स इश्यू के जरिए 396.59 करोड़ रुपए जुटाए हैं। निवेशकों ने 4.83 करोड़ शेयरों के ऑफर के मुकाबले 5.36 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन किया, यानी इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ और 1.11 गुना मांग देखने को मिली। इस इशू के बाद NDTV की इक्विटी शेयर कैपिटल 6.45 करोड़ से बढ़कर 11.28 करोड़ शेयर हो गई है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 69.02% हो गई है, जबकि पब्लिक शेयर होल्डिंग अब 30.98% है।
कंपनी ने बताया कि राइट्स इशू से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विस्तार, ब्रांड बिल्डिंग, कर्ज कम करने, नए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निवेश और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। शेयर का हाल शुक्रवार को एनडीटीवी का शेयर 5.36% गिरकर 105.20 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक साल में शेयर में लगभग 26.88% की गिरावट देखी गई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पिछले वित्त वर्ष में कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और अब कंपनी देश भर में अपनी जमीनों और प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। कंपनी वित्त वर्ष 26 में करीब 40,000 करोड़ रुपए के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी और मजबूत होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज फिलहाल मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में एक्टिव है और जल्द ही दूसरे शहरों में भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना है। कंपनी में 46.7% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, जबकि विदेशी निवेशक यानी FII के पास 30.5% हिस्सेदारी है और उन्होंने लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अगले हफ्ते कई बड़ी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी, जिन पर बाजार की नज़र टिकी है। इन नतीजों के साथ साथ कई कंपनियां डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती हैं। यही वजह है कि निवेशकों के लिए यह हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है। अगले हफ्ते सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज अपनी बोर्ड मीटिंग में 13 अक्टूबर को नतीजे पेश करेगी और डिविडेंड पर भी विचार होगा। उसी दिन आनंद राठी वेल्थ और यूनिपार्ट्स इंडिया की भी बोर्ड मीटिंग्स है, जहां कंपनियां तिमाही नतीजे और डिविडेंड पर फैसला कर सकती हैं। 14 अक्टूबर को टेक महिंद्रा और ICICI लोम्बार्ड के नतीजे आने वाले हैं। दोनों ही कंपनियां डिविडेंड पर विचार करने वाली हैं, जबकि रामा फॉस्फेट अपनी मीटिंग में नतीजों के साथ साथ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान और डिविडेंड दोनों पर चर्चा करेगी। 15 अक्टूबर को IRFC, ओबरॉय रियल्टी और केसॉल्व्स इंडिया अपने तिमाही नतीजे पेश करेंगे। इन सभी कंपनियों से भी डिविडेंड ऐलान की उम्मीद है। 16 अक्टूबर को इन्फोसिस, LTIMtree और सीएंट अपने तिमाही रिजल्ट पेश करेंगे। इन सभी IT कंपनियों के नतीजे बाजार की दिशा तय करने में अहम रहेंगे। 17 अक्टूबर को LT टेक्नोलॉजी, 361 WAM, दालमिया भारत, क्रिसिल, CESC और PCBL केमिकल के नतीजे आने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां डिविडेंड पर भी विचार करेंगी। 4 कंपनियों का बोनस इशू अगले हफ्ते चर्चा में रहने वाला है। 2 कंपनियों का बोर्ड अगले हफ्ते बोनस इशू पर फैसला कर सकता है। वहीं 2 कंपनियों की बोनस रिकॉर्ड डेट भी अगले हफ्ते पड़ रही है। थायरोकेट टेक्नोलॉजीज ने बताया कि उनका बोर्ड 14 अक्टूबर को बैठक करेगा। इसमें तिमाही नतीजे, डिविडेंड और बोनस शेयर पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। पैनोरामा स्टूडियोज इंटरनेशनल का बोर्ड 15 अक्टूबर को बैठक करेगा, जिसमें बोनस इशू के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अगले हफ्ते रिकॉर्ड डेट वाली कंपनियों में कंकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड शामिल है, जो 5 शेयर पर 3 बोनस शेयर देने वाली है। इसकी रिकॉर्ड डेट 16 अक्टूबर है। वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर देने वाली है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी 16 अक्टूबर रखी गई है। ऑटो सेक्टर इस साल सबसे चमकदार सेक्टर रहा है। BSE ऑटो इंडेक्स के 20 में से 15 शेयरों ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, यानी निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर, ऊनो मिंडा और ह्युंडई मोटर इंडिया के शेयर 40% से ज्यादा चढ़े हैं। वहीं MRF, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड और बॉश में भी 35 से 38% की बढ़त देखी गई है। इस तेजी के पीछे मजबूत मांग, बेहतर मानसून, GST दरों में राहत और फेस्टिव सीजन की खरीदारी जैसे फैक्टर रहे हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट और SUV कैटेगरी में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। मारुति सुजुकी पर 40 एनालिस्ट्स की राय है और ज्यादातर ने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है, क्योंकि कंपनी की मार्केट में लीडरशिप और लगातार मजबूत परफॉर्मेंस है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी 35 एनालिस्ट्स ने स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दी है। कंपनी से ग्रामीण और ट्रैक्टर सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अशोक लेलैंड को 36 एनालिस्ट्स ने बाय बताया है और कंपनी से कमर्शियल व्हीकल मार्केट में रिकवरी की संभावना जताई गई है। TVS मोटर कंपनी को 38 एनालिस्ट्स ने बाय रेटिंग दी है, क्योंकि इसके नए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और EV सेगमेंट में तेजी से प्रगति हो रही है। ह्युंडई मोटर इंडिया को भी 24 एनालिस्ट्स ने बाय की सिफारिश दी है, खासकर इसके SUV सेगमेंट में शानदार पकड़ और नए डेवलपमेंट्स को देखते हुए। अब बात निवेशकों के लिए एक और बड़ी खबर की। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपने कोटक सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में नए निवेशों और स्विच इन को फिलहाल रोक दिया है। कोटक AMC के MD नीलेश शाह का कहना है कि ये फैसला निवेशकों की सुरक्षा के लिए लिया गया है, क्योंकि फिलहाल चांदी के दामों में अब नॉर्मल प्रीमियम देखने को मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि अगर ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत $50 प्रति आउंस है और $90 के आसपास है, तो भारत में इसकी कीमत लगभग ₹5000 होनी चाहिए, लेकिन अब ये ₹5500 तक पहुंच जाती है। यानी ETF के जरिए निवेशक असली कीमत से करीब 10% ज्यादा में चांदी खरीद रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसी वजह से फंड हाउस में फिलहाल लमसम और स्विच इन पर रोक लगाई है। नीलेश शाह का मानना है कि ये स्थिति अस्थायी है और जैसे ही बाजार सामान्य होगा, फंड में निवेश दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इतिहास में जब भी चांदी के दामों में इस तरह की असामान्य तेजी आई है, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। नीलेश शाह ने कहा कि निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर में कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 12% ही लगाना चाहिए। इससे पूंजी सुरक्षित रहती है, लेकिन बेहतर रिटर्न के लिए इक्विटी फिलहाल ज्यादा मजबूत दिख रही है। इसी बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स यानी REPM के प्रोडक्शन के लिए 7,350 करोड़ रुपए की नई स्कीम लॉन्च की है। इसका मकसद चीन पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना और घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। सरकार का प्लान है कि भारत में REPM का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जाए, जिसमें हर साल 6000 टन तक का प्रोडक्शन हो सके। ये स्कीम अगले 7 साल तक चलेगी और भारत को इस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार 5 इंटीग्रेटेड यूनिट्स को सपोर्ट करेगी, जिनमें हर एक यूनिट 1200 टन तक का प्रोडक्शन करेगी। कंपनियां 600 से 1200 टन की कैपेसिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकेंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर सरकार 2 तरह से मदद देगी, एक सेल्स से लिंक्ड इंसेंटिव और दूसरा कैपिटल सब्सिडी। लगभग 15% तक की सब्सिडी इन्वेस्टमेंट पर दी जाएगी, जो अप्रैल 2026 के बाद लागू होगी। अभी भारत लगभग पूरा REPM इंपोर्ट करता है। फिलहाल हमारी डिमांड लगभग 4100 टन सालाना है, जो 2030 तक बढ़कर 8200 टन तक पहुंच सकती है। यानी ये कदम ना सिर्फ जरूरी था, बल्कि वक्त की मांग भी थी। अगर आप इस खबर से जुड़ी कंपनियों पर फोकस करना चाहते हैं, तो मेटल्स, मिनरल्स और मैग्नेट सेक्टर के स्टॉक्स जरूर देखें। जैसे GMDC, माइंड इंडस्ट्रीज, मर्सन ग्रुप और सोन BMW जैसी कंपनियों पर नजर रखी जा सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों को इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें इंपोर्ट पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। अगर ये 200 से 250 पॉइंट तक और गिरा तो निफ्टी 25,000 के स्तर तक फिसल सकता है, जो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। ये लेवल इसलिए हमें क्योंकि मार्केट पिछले 1 साल से बार बार इसी रेंज में आकर अटक रहा है। अगर इस बार भी गिरावट जारी रही तो इन्वेस्टर्स का भरोसा कमजोर पड़ सकता है और पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर सोमवार को मार्केट उम्मीद से बेहतर खुला और नीचे नहीं गया तो शॉर्ट कवरिंग के चलते तेज उछाल भी आ सकता है। यानी शुरुआती घंटों में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। निफ्टी के लिए फिलहाल 25,200 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। अगर ये 25,130 के नीचे जाता है तो 25,000 तक का फॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि ये लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये फिलहाल 56,500 के आसपास है। जब तक ये लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे टूटा तो ये 56,000 तक जा सकता है। सेंसेक्स के लिए 82,100 एक अहम स्तर है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो 81,800 तक गिरावट संभव है, लेकिन जब तक ये 82,100 के ऊपर है तब तक स्थिति कंट्रोल में है।